मैं एज अ राइटर हूँ और वो पुलिस वाले थे और बाकी लोग थोड़े गिमिकी हैं, तो वो ना ही नहीं कर पाएगा। क्रिमिनल जस्टिस में जो पंकज त्रिपाठी सर का कैरेक्टर है माधव मिश्रा, उनका जो मैनरिज्म है और जो सारी चीज़ें हैं, उनको ना किंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। कि पंकज त्रिपाठी सर के लिए ऐसा है ना कि वो सीन को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं, राइट। तो एज ए राइटर आप पर्टिकुलर कुछ एक सीन, आपने कुछ एक लाइंस लिखी, और ये कितनी बार होता था कि सर कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फिर आपको रोकना पड़ता होगा कि सर 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 उस दिशा में नहीं जाना? क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड में ही, जहाँ पे वो गाड़ी सिखा रहे होते हैं अपनी वाइफ को, या बता रहे होते हैं, रत्ना नाम है उनका, और एक लाइन आता है, रत्ना जी रत्नागिरी मत कीजिए। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें कितनी होती थी उधर? ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम ये सब होता है। अच्छा, और हम उनको रोकते नहीं है क्योंकि सीन बहुत बेटर हो जाता है। ओके। हम उनको, वैसा है कि मैं एज अ राइटर हूँ कि मैं डायलॉग को लेके बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड रहता हूँ कि नहीं, ये जो लिखा है उतना ही बोलना है, उसी से इम्पैक्ट आएगा। बट पंकज सर इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको ये भी पता है कि इम्पैक्ट कैसे बढ़ाना है और कम शब्दों में ही वो अपना ही रिप्लेस करके, और जो उनके मुंह से जो निकलता है उस टाइम पे गोल्ड है वो। और वो रोहन सिप्पी सर को भी पता था कि भाई इन्होंने और आगे सीन, जो डायरेक्टर हैं, हाँ जी, जो डायरेक्टर है रोहन सिप्पी सर, तो वो भी ऐसे मेरी तरफ देखते थे कि भाई देखो ये है, इनके बगैर इसलिए शो नहीं बन सकता। और एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। तो जब कहानी क्रैक हुई थी तो मेरी ड्यूटी ये लगी थी कि अब जाके पंकज सर को मनाओ, क्योंकि पंकज सर को ये लगता था कि भाई 3 सीजन हो गए हैं, अब उसके बाद अगर कहानी उस लेवल की आएगी तो चौथा करेंगे, नहीं तो नहीं। तो मुझे लगा एक मिनट, इतने टाइम से मैं लिख रहा हूँ, आपने ये तो बताया नहीं कि हीरो ये भी मनाना है। तो हम उनके घर गए मड में, तो उनका बंगला है वहाँ पे, हम लोग गए तो वहाँ पे पंकज सर अपने धोती में गार्डनिंग कर रहे थे। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि अरे इतने क्या कर रहे हैं ये, और वो पूरा गमछा वगैरह बांध के बैठे हुए थे। तो वो आए, उनके कुछ दोस्त थे और वो पुलिस वाले थे, आईपीएस थे वो, उनके दोस्त, उनका नाम माधव मिश्रा था। अच्छा। वो आके बैठे और उन्होंने बोला हाँ चलिए सुनाइए। और पंकज सर के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, वो पता चल रहा था कि क्या नया होगा। अब मैं भी थोड़ा घबरा गया कि यार एकदम से अब, और ऊपर से मेरे को पहले भी बता भी रखा है कि यार उनको मना लो नहीं तो नहीं बनेगा। अब मैंने नरेशन देना शुरू किया और मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे दिया कि भाई आपको बस मज़ा आना चाहिए। ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कहीं नहीं मज़ा आ रहा तो वो सीन काट देता हूँ, लेकिन एक भी सीन स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उन्होंने पूरा सुना और बोले कि करते हैं, डन है, बढ़िया है, करते हैं। ओके। आप अभी बता रहे थे कि जब पंकज सर इम्प्रोवाइज किया करते थे, तो जो उसके डायरेक्टर हैं शो के, रोहन सिप्पी सर, वो भी चौंक जाते थे। हाँ। अब रोहन सिप्पी सर वो व्यक्ति हैं जो उस लिनिएज से आते हैं, शोले वाले फैमिली से, हाँ। जिस फैमिली ने शोले बनाई, और उन्होंने भी कमाल की फिल्में बनाई। ब्लफ मास्टर उन्होंने बनाया, दम मारो दम बनाया, नौटंकी साला बनाया। तो जब इस तरह के मतलब कि जो मजे हुए डायरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने इतना काम किया हुआ है, अलग अलग लोगों के साथ काम किया है, उनको फीडबैक आप दे पाते थे कि सर मैंने इस तरह से ये चीज़ लिखा है, आप जो शूट कर रहे हैं सर ये थोड़ा आउट ऑफ ट्यून जा रहा है, इसको सही कर सकते हैं क्या? इस तरह की बातें कभी हो पाई? मैं फीडबैक तो क्या दूंगा, मैं उनके साथ सिर्फ डिस्कस कर पाता था बहुत हल्का सा। वो भी जैसे एक सीन है जहाँ पे रोशनी का क्रिमेशन हो रहा होता है, और वो बहुत ही सीरियस सीन है पूरा, है ना। और वहाँ पे उसकी माँ रो रही है, बेटी को अंदर क्रिमेशन मशीन में डाला जा रहा है, और साथ साथ में ना वहाँ एकदम ग्रिम माहौल बना हुआ है। अंजू है और ऑलरेडी एक ड्रामा चल रहा है कि उसकी माँ को पता है कि भाई ये औरत जो है कौन है। अब वहाँ पे जो मैंने सीन लिखा हुआ था वो ये था कि माधव मिश्रा इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँचते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो सीन आपस में फ़नी है। और मैंने रोहन सर को बोला सर मुझे लग रहा है कि थोड़ा टोनल शिफ्ट होगा यहाँ पे, मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि यार ये माधव मिश्रा आके यहाँ पे फ़न कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करें क्या? तो बोले अरे यार पंकज त्रिपाठी है वो, उनको यही करना है और लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको, और लोगों को यही देखना है। वो आके सीरियस बात करेंगे ना, नहीं मज़ा आएगा। वो सीन हुआ, उन्होंने माधव मिश्रा की पूरी फैमिली आई और उन्होंने वहाँ पे आके
छोटे छोटे जोक्स लेने शुरू कर दिए। अब ऐसे माहौल में जोक्स ले रहे, मैंने ये पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही मुझे समझ आ रहा था कि यार ये वर्क करेगा। मैं बहुत डरा हुआ था कि यार ये पता नहीं अजीब ना लगे लोगों को कि यार इस सिचुएशन में आके माधव मिश्रा ये सब कर रहे हैं। पर जैसे उन्होंने आके किया और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरे को लगा बिल्कुल ही ऑफ क्यों नहीं लगता यार, ये इतना जादू है उनमें। सही बात। उनको देख मतलब नजरें नहीं हटती उनसे, आप वेट करते हो कि कब आके वो फन करवा दें। किसी भी सिचुएशन में आके वो एक जोक मारेंगे और आपको मजा आ जाएगा, आप भूल जाओगे कौन सी सिचुएशन में वहां। तो वो पहली बार मतलब मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। हर बार आके मुझे लगता है कि अच्छा ये तो नहीं होना चाहिए, अरे यार ये भी पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें इतनी सीखने को मिली है शो में। मेरे को जो ये आप सीन बता रहे हो ना, सेकंड एपिसोड में मेरे को एग्जैक्टली इसी टोनालिटी की सीन एक याद आती है। हाँ। कि जब वो लोग पूरा सीन रिक्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो ऑनेस्टली मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो मेरे को लगा क्या बकचोदी चल रही, क्यों नहीं हो रहा है यार ऐसा, कि मतलब ये फ्लो कुछ और हो रहा था, जैसे मतलब बिल्कुल ही रिलेटेबल नहीं है, ये क्या बचकांडी चीज़ हो रही है। बट जब सीन ख़त्म होता है ना, फिर वो लोग जब आके बैठते हैं, तो फिर मेरे को मतलब एज एन ऑडियंस ही मैं खुद ही सवाल कर रहा था कि नहीं यार ये ज़रूरी था कि वही कि माधव मिश्रा है वो ना। सही बात। तो माधव मिश्रा अपने कैरेक्टर के हिसाब से वही करेगा, उनका तरीका ही वो है, तरीका ही वही है कि वो उसी तरह से होगी। और एक्चुअली इसलिए ये शो अलग है बाकियों से। बाकी डिटेक्टिव्स बैठ के बातें करेंगे, इमेजिन करेंगे, और वो कर सकते थे, फ्लैशबैक में जा सकते थे, क्या क्या हुआ होगा, वो अपने हिसाब से प्ले कर रहे हैं और इस बार कैरेक्टर अलग प्ले कर रहा है। बट ये वाला जो इनैक्टमेंट वाला सीन था, ये इस फैमिली के ऊपर ज्यादा जाता है कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, और माधव मिश्रा इकलौते हैं जो वहाँ पे स्मार्ट, जिसको मैं बोलूँगा कि यार वो स्मार्टली प्ले करते हैं, और बाकी लोग थोड़े गिमिकी हैं, तो उनके हिसाब से भी वो सीन ज़्यादा वर्क करता है। जो कहानी आप कहना चाहते हो और जो कहानी आपको कहनी पड़ती है, ये दोनों अंतर होता है। कि जैसे तब्बड़ आपने इसीलिए इतनी खूबसूरती से लिखा होगा क्योंकि वो जिंदगी, वो लोग आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं। लेकिन जब क्रिमिनल जस्टिस जैसा एक माहौल आ जाता है, जहाँ पे सेपरेटेड है दो कपल और फिर एक तीसरा पति पत्नी, और वो आके रहते ही और सब कुछ बहुत कूल है, हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें एक राइटर कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि उसने वो जिंदगी तो जी नहीं है, फिर क्या होता है? अब ये क्या है ना, कैरेक्टर जो बनाए हैं उनके साथ, अब टब्बर में मेरी फैमिली के साथ मैंने कैरेक्टर्स उनसे इंस्पायर्ड है, लेकिन मेरी फैमिली मर्डर नहीं कर रही। अब वो इमेजिनरी है, प्लॉट इमेजिनरी है, तो आपकी जो सिचुएशंस हैं वो इमेजिनरी होनी है, कैरेक्टर्स नहीं। कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर। क्रिमिनल जस्टिस पे अगर आए, आपकी जो सिचुएशन है कि एक पति है, अब ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है कि पति जो है अपनी बेटी के साथ और माँ के साथ एक फ्लैट में रहता है, और बीवी जो सेपरेटेड है वो सामने रहती। क्यों रह रही? अब ऑडियंस के दिमाग में सवाल आते हैं कि ये कैसी एक सिचुएशन बनी हुई, क्यों रह रही है सामने? अगर उसको इतनी ही प्रॉब्लम है इनसे, सामने क्यों रहती है? और उसको प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि उसका पति लड़की की नर्स के साथ अफेयर कर रहा है? अब ये सारे सवाल हैं। अभी अनयूजुअल है एक सिचुएशन, उसमें ऑडियंस को देखते वक्त पहले तो ग्लिच आता है कि यार क्या है ये, इसकी बीवी आके खड़ी है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लड़के की माँ को प्रॉब्लम नहीं है, इस बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? और ये सारी चीज़ें आपको ना अंदर खींचती है, क्योंकि आप जानना चाह रहे हो कि क्या है भाई, क्या चल रहा है घर पे। और धीरे धीरे फिर पत्ते खुलते हैं, पता चलता है कि अच्छा क्या हुआ था। और लेकिन आपको पता नहीं चलता, साइकोलॉजिकली आप अंदर हो ऑलरेडी, और बीच में अब वही कैरेक्टर्स के लिए आप धीरे धीरे रूट भी कर रहे हो। और ड्रामा क्या है सर? ड्रामा ये कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं, ये कैरेक्टर्स कुछ छुपा रहे हैं, मुझे जानना है भाई क्या छुपा रहे हैं। राइट। और उसके लिए आप एंड तक देखते हो। तो जो आप बोल रहे थे पिचिंग के लिए, तो अगर आपके पास वो कहानी है जो आपने जी है, आप लाइए पिच करने को, कोई मना नहीं करेगा। वो तो बट किसके पास जाना है? जैसे कि अगर वो आ गया मुंबई में, मतलब कहाँ अप्रोच करना है, किस ऑफिस के दरवाजे खटखटाने हैं, किन लोगों से, क्रिएटिव एजेंसीज के पास जानी है, प्रोड्यूसर्स के पास जाने हैं, एक्टर्स के पास जाए, वो प्रोसेस क्या है? सर मैं तो लिंक्डइन पे गया, मैंने उनके जो नेटफ्लिक्स के जो हेड थे या सोनी के जो हेड थे, मैंने उनके जो मेल आईडी थे कॉपी पेस्ट किए, मेल पे डाले और मैंने उनको भेज दिया। ओके। मतलब आप कैसे जाओगे? मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मैंने तो भेजा और रिप्लाई आया। अगर उनको अच्छा लगे रिप्लाई करेंगे वो।
बट बहुत लोगों को ये लगेगा कि अरे हरमन जो है ये तो टीवीएफ में थे, तो टीवीएफ में बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट्स इनका बन गया होगा, जुगाड़ हो गया होगा, तो हरमन के लिए इजी होगा। बट हरमन भी बता रहे हैं कि वो भी वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि लिंक्डइन से ही मेल मैं कॉपी ये करके टब्बर के भेजना। टाइम पे किया था। हाँ। क्रिमिनल जस्टिस तो एज ए कमीशन प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ 2 शोज हो गए, हिट हो गए, तो तीसरा बनाने में आसानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा प्रोसेस सर वापस से रीस्टार्ट है, पूरा रीस्टार्ट है। अब वापस से अब एक नया शो अगर मुझे पिच करना है तो वापस से फिर प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी उस लेवल का है, ये अच्छा है। अब इस बार बस वो है कि हाँ आज के टाइम पे मेरे कॉन्टैक्ट्स कुछ बन गए हैं कि मैं वहाँ जाके डायरेक्टली पिच कर सकता हूँ। बट एक नए राइटर को पहले तो अपनी स्क्रिप्ट उस लेवल की करो कि आपको पता है कि अगर मैंने ये गलती से किसी को भेजी तो वो ना ही नहीं कर पाएगा। हरमन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि राइटिंग जॉब जो है ना वो थैंकलेस जॉब होती है, राइट? ये इट्स लाइक कि अगर एक माँ है और वो 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखती है, तब तक के लिए वो बच्चा उसका होता है, लेकिन जैसे ही एक बार बच्चा दुनिया में आता है फिर वो अपने बाप का बेटा हो जाता है या बाप की बेटी हो जाती है, किसी का दोस्त हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, तो उस पर कंट्रोल बहुत सारे लोगों का हो जाता है। बट फिर भी माँ जो है वो पीछे बैठ के देख रही होती है कि अच्छा कहीं ना कहीं है ये मेरा ही। तो इस दर्द से या इस खुशी से एक राइटर को एक बार नहीं बार बार गुजरना पड़ता है। हर बार इस मतलब कभी कभी वो ऐसा होता है कि उसको क्रेडिट दिया जाता है, कभी कभी उसका जिक्र नहीं होता है, जो एक्टर फेस है सिर्फ वही सारा लाइमलाइट लेके चले जाते हैं। इससे एज ए राइटर आप कैसे डील करते हो अरमान? सर ये सैड रियलिटी है जो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आप अगर सच तो ये मैंने अभी तक मैं किसी ऐसे राइटर से मिला नहीं हूँ जो वो में राइटर ही बनने आया था। सब लोग कोई एक्टर बनने आया था, कोई डायरेक्टर बनने आया था, मैं खुद डायरेक्टर बनने आया था और मैं अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट अपनी डायरेक्शन के लिए ही लिख रहा हूँ। बट ये सच है कि हाँ राइटर्स, एक राइटर की जॉब सबसे मुश्किल है और ये सच है। मतलब बहुत लोग इस पर डिफ़र करेंगे बट मुझे लगता है कि नहीं यार, एज ए राइटर आपको हवा से चीज़ें निकाल के पेपर पे उतारनी है और उसके बाद सुनना भी है लोगों से। और क्या है ना, आप जब खाली पेज लेके जाओगे ना कोई नहीं बोलता, बट आप 1 महीना लगा के 30 पेज लेके जाओ, सबको बताना है कि कैसे सही होगा। अब ये ऐसी चीज़ है जो इससे गो थ्रू करना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते और आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि अब बाकियों को पता है कि कैसे सही होगा, कैसे ये चीज़ जो तुमने सोची है वो बेटर होके सबकी हो जाएगी। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा यही रहेगा। तो अगर कोई राइटर बनने के बारे में सोच रहा है तो मेडिटेशन करे, पेशेंस सीखे कि भाई ये करना ही है, ताकि आई डोंट थिंक आप कभी भी उस लेवल पे पहुंचते हो जब आपको लगता है कि मुझे फीडबैक नहीं लेना, अनलेस संदीप रेड्डी वांगा बन जाओ जब आपको लगता है कि मैंने जो सोचा वही है। मुझे उनका इंटरनली नहीं पता कि उनको कितना फीडबैक मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, बट यही मतलब ये सच है और ऐसे ही जीना पड़ता है एज अ राइटर। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।